गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होगे। आज का टॉपिक हमारा जो है वो है सोशल साइंस। सोशल साइंस में आज हम लोग जो है पूरे प्रश्न को हम लोग सोल्व करने का प्रयास करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे किस तरह हमारे एग्जामिनेशन के लिए प्रश्न आने वाले हैं और क्यों हम इस प्रश्न को सोल्व कर करके हम इस मुकाम तक होंगे कि आगे आने वाले जो प्रश्न होंगे उसको कैसे सोल्व करें। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है, ये हमारा हिस्ट्री का प्रश्न है, यानी हिस्ट्री सेक्शन का प्रश्न है पहला कि हाउ डिड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अनफोल्ड इन द सिटी एंड द टाउन ऑफ इंडिया। ये 2 नंबर का प्रश्न है जिसमें हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था अनफोल्ड इन द सिटी एंड द टाउन तक ही रहा था। इसका रीजन समझने की कोशिश करते हैं। देखो, कोई भी मूवमेंट टाउन में ही कंसंट्रेटेड होता है, क्योंकि टाउन में क्यों कंसंट्रेटेड होगा, क्योंकि स्टार्टिंग जो हमारा मेन सेंटर होता है वो सिटी ही होता है, टाउन ही होता है, तो मूवमेंट भी वहीं स्टार्ट होगा। अगर विलेजर भी लोग हैं, अगर जो गांव से भी बिलोंग करते हैं, तो मूवमेंट स्टार्ट कहाँ जाएंगे? भी टाउन में ही जाएंगे, सिटी में ही जाएंगे। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या इंसिडेंट हुआ था। तो देखो, मूवमेंट स्टार्ट विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटी। लगभग में जो मिडिल क्लास लोग थे पार्टिसिपेट किए थे इन द सिटी। अगर विलेज से भी लोग मिडिल क्लास होंगे तो मूवमेंट करने के लिए कहाँ जाएंगे? सिटी जाएंगे, टाउन जाएंगे। सेकेंड जो इसमें पॉइंट आप लिख सकते हैं, बहुत बेटर तरीके से पॉइंट लिख सकते हैं, स्टूडेंट ऑफ द लेफ्ट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल एंड कॉलेज। लगभग थाउजेंड ऑफ द स्टूडेंट, है ना, या थाउजेंड ऑफ मिलियन ऑफ द स्टूडेंट लेफ्ट द कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी लेफ्ट किए। तो वह स्टूडेंट कहाँ से हो सकते हैं? आपको सिटी से भी हो सकते हैं, विलेज से भी हो सकते हैं। और पढ़ने के लिए कहाँ जाना पड़ता था उनको? सिटी की ओर जाना पड़ेगा, टाउन की ओर जाना पड़ता था। तो इसमें जो है जो मूवमेंट स्टार्ट कहाँ से होते हैं? मेन रूप से मिडिल क्लास के पार्टिसिपेट होने के कारण स्टार्ट होते हैं। थाउजेंड ऑफ द स्टूडेंट या मिलियन ऑफ द स्टूडेंट विल लेफ्ट द स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेफ्ट कर दिए थे। मेनी ऑफ द लॉयर एंड द टीचर रिजाइन हिज द ऑक्यूपेशन। जो मेनी बहुत सारे लॉयर थे, है ना, अपने प्रैक्टिस से लीगल जो प्रैक्टिस कर रहे थे, एडवोकेसी जो उनकी थी, उनसे क्या कर दिए थे? रिजाइन दे करके और पार्टिसिपेट किस में किए थे? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में किए थे। मेनी ऑफ द टीचर, है ना, बहुत सारे जो टीचर थे, है ना, प्रोफेसर थे, अपना जॉब छोड़ करके जो है रिजाइन दे करके जो है ये जो हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थे उसमें पार्टिसिपेट किए थे। द काउंसिल ऑफ इलेक्शन बाइकॉट द मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस। उस समय जो इंडिया के प्रोविंसेस थे, अलग अलग जो इंडिया छोटे छोटे प्रांत में बटे हुए थे, इंडिया के जो प्रांत थे, प्रोविंसेस जिसको कहते थे, वो उसके प्रोविंसेस में जो इलेक्शन काउंसिल थे, इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते थे, वो सभी क्या कर दिए थे, है ना, रिजाइन दे करके जो है इस मूवमेंट में एक तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कॉपरेशन दिए थे और इसमें जो है पार्टिसिपेट किए थे। एक्सेप्ट द मद्रास को छोड़ करके, मद्रास प्रोविंसी जो होती थी, प्रोविंसेस जो होते थे, इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे। द फॉरेन गुड्स बाइकआउट किए थे। जो भी फॉरेन गुड्स थे, क्लॉथ थे, है ना, लिक्विड शॉप थे, जो शराब बियर की दुकानें थी, उसको बाइकआउट किया गया था, पिकेट किए गए थे। एंड द फॉरेन क्लॉथ को होलियां जलाई गई थी। बर्न द ह्यूज ऑफ द बोनाफायर्स, है ना, उसको होली जलाया गया था, उनको जलाया गया था। और मेनी रेलिवेंट्स सो द मिडिल क्लास द पीपल, टीचर, स्टूडेंट, लॉयर एंड द डिफरेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो होते थे, पार्टिसिपेट किए थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वाई टूरिज्म कंसिडर एज ए ट्रेड। जो टूरिज्म होते हैं, है ना, टूरिज्म सेक्टर है, वो ट्रेड के रूप में कैसे हम इस्तेमाल करते हैं या ट्रेड के रूप में जाने जाते हैं, ट्रेड के रूप में जाने जाते हैं। जैसे इनके कई सारे रीजन हैं। देखो, आज के डेट में, है ना, टूरिज्म सेक्टर सबसे एक तरह से क्या है, प्रोग्रेसिव सेक्टर माना जाता है। और उसमें जो है एक तरह से कंट्री का भी फॉरेन एक्सचेंज इनकम भी होता है। जो
सिटीजन होते हैं उनको भी बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, और जो लोग जो होते हैं उनको भी जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाए जाते हैं इसमें। और बहुत ही वास्ट स्कोप है, बहुत ही एक अच्छा बिजनेस है जिसमें नेट इसमें बेनिफिट स्टेट को भी, कंट्री को भी, और साथ में साथ जो होते हैं लोकल लोगों को भी बेनिफिट होते हैं, और साथ में साथ जो होते हैं पर कैपिटा इनकम भी कंट्री को इससे इंक्रीज होते हैं। फॉरेन जो एक्सचेंज है, रुपीज है या कह सकते हैं डॉलर है, वो क्या आते हैं कंट्री के पास भी आते हैं। द फॉरेन टूरिस्ट इज अराइवल इन द कंट्री कंट्रीब्यूट द फॉरेन एक्सचेंज, है ना, फॉरेन एक्सचेंज इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। मेनी पीपल्स डायरेक्ट इंगेज इज दिस इंडस्ट्री सेक्टर, इज दिस इन इंडस्ट्री सेक्टर में डायरेक्ट इंगेज्ड है। द टूरिज्म इज प्रोवाइड द सपोर्ट ऑफ द लोकल जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, लोकल जो हैंडलूम्स होते हैं, उनको जो होते हैं बहुत प्रमोट मिलते हैं, और उनको इससे काफ़ी सारा कॉपरेशन मिलता है, उनको पैसे जनरेट करने का एक बहुत अच्छा सोर्स है। और इसको टूरिस्ट इज ए विजिट इंडिया, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जो टूरिस्ट विजिट करते हैं, मेडिकल टूरिज्म विजिट करते हैं, मेडिकल पर्पस से आते हैं, ट्रीटमेंट के पर्पस से आते हैं। इको टूरिज्म होते हैं, है ना, इको टूरिज्म होते हैं, एडवेंचर टूरिज्म होते हैं, कल्चर टूरिज्म होते हैं, बिजनेस टूरिज्म होते हैं। बिजनेस आने के डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म है जिसका वास्ट स्कोप है इंडिया, और मेनी स्कोप रिलेटेड टू इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का भी है ना, साथ में साथ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड भी है, जिसमें अगर आप जो है टूरिज्म को प्रोवाइड करेंगे तो आपकी लिविंग स्टैंडर्ड भी कई गुना हाई होता है। आपके यहाँ फॉरेन विजिट लोग जो करते हैं, जिसके कारण जो होते हैं देश का डेवलपमेंट करने में भी आपको जो है एक अतुलनीय व्यवस्था या सिस्टम को डेवलपमेंट करने में जो होते हैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी को समझने में, कल्चर को समझने में भी हेल्प करता है। द टूरिज्म सेक्टर इज अ कंसीडर एज ट्रेड। डिफरेंशिएट बिटवीन वन पार्टी है ना, टू पार्टी सिस्टम। हमने पहले बताया था कि पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम यानी पूरे वर्ल्ड में जो पार्टी सिस्टम है 3 प्रकार के होते हैं। वन पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम जिसको 2 पार्टी सिस्टम कहते हैं, और थर्ड जो हमारा होता है मल्टीपल पार्टी सिस्टम। हमारे यहाँ जो है मल्टीपल पार्टी सिस्टम है, लेकिन यहाँ पर डिफ्रेंशिएट क्या करना है, वन पार्टी और 2 पार्टी में डिफ्रेंशिएट करना है। वन पार्टी सिस्टम कंट्री वेयर ओनली वन पार्टी, है ना, ओनली वन पार्टी होते हैं। जो भी सिस्टम होते हैं वन पार्टी के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, रन किए जाते हैं। गवर्नमेंट इज कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम कहलाता है। एग्जाम्पल्स के रूप में आप क्या ले सकते हैं वन पार्टी सिस्टम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, है ना, चाइना के अंदर जो होते हैं वन पार्टी सिस्टम है, जिसको आपको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं वन पार्टी सिस्टम। तो वन पार्टी सिस्टम का और भी क्या डिमेरिट्स हैं, या कह सकते हैं कि लोगों के जो होते हैं लिमिटेड पावर होते हैं, लिमिटेड अथॉरिटी होते हैं, लिमिटेड जो राइट होते हैं, या कहें कि लोगों के पास जो होते हैं बहुत राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी बहुत लिमिटेड में होते हैं। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब लोगों की जो एक्सप्रेशन करने की जो कैपेसिटी है वो भी काफ़ी लिमिटेड होते हैं। लोगों की जो फंडामेंटल राइट है, जो मूल अधिकार होते हैं, वो भी बहुत सीमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो इसके कुछ डिमेरिट्स थे, है ना। बहुत कम कंट्री में है, चाइना मैंने एग्जांपल्स के रूप में समझाया था। 2 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम जिसको बाई पार्टी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। द कंट्री वेयर ओनली 2 मेन पार्टी, ऐसा नहीं है कि वहां पर 2 पार्टी ही होता है, 2 पार्टी मेन लीड पार्टी होती हैं, मेन पार्टी होते हैं जो पूरे कंट्री को लीड करते हैं। पावर जो होते हैं क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, कभी रूलिंग पार्टी के पास, कभी अपोजिशन पार्टी। रूलिंग पार्टी का मतलब वो पार्टी होता है जो रूल करता है, जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करता है, जो गवर्नमेंट चला रही है, वो रूलिंग पार्टी कहलाता है। अपोजिशन का मतलब एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन भी होता है। तो प्राय जो ऑलमोस्ट जो हमारा 2 पार्टी सिस्टम होते हैं उसमें जो होते हैं स्ट्रॉन्ग अपोजिशन और जो होते हैं स्ट्रॉन्ग रूलिंग पार्टी होते हैं। तो 2 पार्टी सिस्टम जितने भी डेवलप नेशन है, खास कर करके, है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम जैसे
वेस्टर्न यूरोप यूरोप के अंदर जो होते हैं कई सारे देशों में दो पार्टी सिस्टम है। इसके बहुत सारे एडवांटेज भी है ना, तो कुछ डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि अगर दो ही पार्टी सिस्टम होंगे तो दो पार्टी सिस्टम होंगे तो पूरे देश की जो डाइवर्सिटी है ना, उसको अंडरस्टैंडिंग करने में इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा, कॉपरेशन नहीं मिलेगा। जैसे इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के लिए मे बी सुटेबल मल्टी पार्टी सिस्टम इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया, बट वेस्टर्न कंट्री के लिए या खास करके जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, वहाँ पर दो पार्टी सिस्टम ही फेमस है। और दो पार्टी सिस्टम है, छोटी छोटी पार्टियां होती हैं है ना, बहुत सारे पार्टियां जो होते हैं वो एक्टिव रोल प्ले नहीं करते हैं, इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करते हैं, और कुछ पार्टियां हैं भी तो उसका है ना बहुत कम लोग जीत करके बॉन्ड करके आते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं मिल पाता है, बहुत ज़्यादा कॉपरेशन नहीं है, और मेजर रूप से लीड पार्टी जो होती है वहाँ पर दो ही पार्टी होती हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, द स्टेट रोल द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द स्टेट रोल ऑफ द रिजर्व ऑफ इंडिया। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक कहलाता है, बैंक ऑफ बैंक कहलाता है, या बैंक ऑफ बैंक कहलाता है, यानी बैंकों का बैंक। इंडिया में जितने भी कॉमर्शियल बैंक है, जो भी बैंक एक्टिविटी होता है उसको कंट्रोल करने की जो राइट होते हैं वो जो है किसके पास है, आरबीआई के पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। तो इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू द करेंसी, ये बहुत सारे करेंसी यूज करते हैं, जो भी इंडिया में करेंसी यूज करते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा होते हैं। करेंसी नोट्स बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर जो होते हैं यही सारा काम एक्टिविटी करते हैं करेंसी का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉनेटरी जो इंडिया का एक तरह से पॉलिसी होता है उसको कौन डील करता है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डील करता है। सेकेंड पॉइंट, आरबीआई सप्लाई सुपरवाइज द फंक्शनिंग एंड द फॉर्मल सोर्सेस ऑफ द लोन। इंडिया के अंदर जो भी लोन एक्टिविटी है ना, या सुपरविजन करने का काम है, फंक्शनिंग करने का काम है, वो कौन करता है, आरबीआई करता है। आरबीआई डायरेक्ट तो लोन किसी को नहीं देता है, लेकिन वो उसने गाइडलाइन जारी करता है। उस गाइडलाइन को जो होते हैं, जो भी बैंक होते हैं इंडिया के अंदर, जो भी बैंक है उसके गाइडलाइन को जो है पालन करना जरूरी है, कंपलसरी है। विदाउट है ना गाइडलाइन को अवे करने का मतलब ये होता है उसकी लाइसेंस को, परमिट जो होता है कभी भी कैंसिल किए जा सकते हैं आरबीआई के द्वारा। द आरबीआई मॉनेटरी है ना, मॉनेटरी द बैंक ऑफ द एक्चुअली द मेंटेनिंग द कैश बैलेंस को भी मेंटेन करने का काम या इसके गाइडलाइन जारी करने का काम किसके पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। और रिमेनिंग जो भी बैंक है, जो शेड्यूल बैंक्स है, कॉमर्शियल बैंक्स है, और इसके अंतर्गत जो भी बैंक आते हैं आरबीआई के अंतर्गत, इंडिया में जो भी बैंक एक्टिविटी होता है आरबीआई का गाइडलाइन जो है वो पालन करना जरूरी होता है, कंपल्सरी है। द आरबीआई सी द बैंक गिव द लोन जस्ट नॉट प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। आरबीआई का ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सिर्फ प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस वाले को ही सिर्फ लोन देना नहीं होता है, बल्कि जो ट्रेडर को देना ही नहीं होता है, बट आल्सो अ स्मॉल कल्टिवेटर्स, स्मॉल फार्मर्स हो सकते हैं, जो वीकर सेक्शन हो ऑफ द सोसाइटी होते हैं, उनको भी लोन प्रोवाइड करवाना और उनको लिए भी सोचना जो होता है आरबीआई के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। इंडिया के अंतर्गत जो भी एक तरह से एक्टिविटी होती है मॉनेटरी पॉलिसी का है ना, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं, आगे पढ़ेंगे, कभी बैंक रेट के बारे में पढ़ेंगे, बैंक रेट के बारे में पढ़ेंगे, और ना और आरबीआई का अलग अलग पॉलिसी होता है, उस पॉलिसी को जारी करता है आरबीआई है ना, जैसे सीआरआर होता है। तो ये कई सारी चीज़ें होते हैं जिसको हम आगे के हायर क्लास में पढ़ेंगे, जो आरबीआई गाइडलाइन जारी करती है सभी बैंकों के लिए, और सभी बैंकों के लिए जो होता है वो कंपलसरी होता है, उसको पालन करना कंपलसरी होता है। विदाउट परमिशन ऑफ आरबीआई अगर कोई एक्टिविटी करते हुए बैंक पकड़े जाते हैं तो उसकी लाइसेंस के साथ साथ जो भी है ना कानून के अंतर्गत, लॉ के अंतर्गत, जो भी इंक्लूडिंग लॉ के अंतर्गत जो भी उनको पनिशमेंट होगा उनको दिया जा सकता है। द रेट रीड द डाटा है ना, ये कुछ डाटा दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है जिसमें टोटल प्रोडक्शन ऑफ फिनिशिंग स्टील इन इंडिया है ना 2015 से 16 दिया हुआ, 2000 है ना कितना है, 2015 से 16 लगभग में ये मिलियन टन्स में दिया हुआ, 100.6 टन दिया हुआ है, मिलियन टन्स दिया हुआ है।
2016 और 17 में जो होता है हमारे यहाँ कितना है 120.14 है ना मिलियन टन्स है। 2017 और 18 में जो है हमारा ये बढ़ करके कितना हो रहा है 126.85 मिलियन टन्स हो रहे हैं। 2018-19 में ये डिक्लाइन होकर के कितना शो कर रहा है 101.29 मिलियन टन्स। और 2019 और 20 में जो होता है थोड़ा सा इंक्रीज करता है कंपेरिजन टू 2018 और 19 के कंपेरिजन में, और ये बढ़ करके कितना हो जाता है 120.62 टन हमारा हो जाता है। तो हम इस ग्राफ में एक तरह से कंपेरिजन करना है। इस ग्राफ से हम क्या पाते हैं, कंपेयर द 2015 और 16 और 2019 एंड 20 डेटा द गिव एनी वन रीजन फॉर द रिडक्शन ऑफ द प्रोडक्शन, यानी क्यों डिक्लाइन होने का कारण क्या क्या रहा, रिडक्शन क्या डिक्लाइन होने का प्रोडक्शन होने का कारण होता है। सबसे पहला इसका आंसर होगा हाई कॉस्ट। कॉस्ट बहुत हाई बढ़ रहा है, आप जानते हैं इन्फ्लेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लिमिटेड एबिलिटी ऑफ द कुकिंग कोल, जो देखो कि ये स्टील आयरन स्टील के लिए जो होता है कुकिंग कोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। विदाउट कुकिंग कोल जो होते हैं आप आयरन स्टील के इंडस्ट्री में जो होते हैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं आज के डेट में, और पहले भी यही था, है ना। हो सकता है आने वाले फ्यूचर में जो होते हैं ये आयरन है ना कुकिंग कोल के जगह अल्टरनेटिव अदर सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करना यूजेस करना शुरू कर दे, तो मे भी हो सकता है फ्यूचर में ऐसे पॉसिबिलिटी हो सकता है। लेकिन प्रेजेंटली में जो होते हैं कुकिंग कोल के ऊपर निर्भर करना पड़ता है। तो इसकी क्वालिटी भी होती है कि कुकिंग जो कोल है उसकी अलग अलग क्वालिटी होती है। कई बार कुकिंग कोल को बाहर से मंगवाना पड़ता है, और जो एबिलिटी हमारे पास है वो बेनिफिट तो हो है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो सकता है बेनिफिट ना हो। तो ये कई सारे रीजन है, लिमिटेड एबिलिटी है जिसके कारण होते हैं। दूसरा लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर, जो लेबर होते हैं उसकी पर डे की एक्टिविटी की बात करें, प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, तो उसकी भी कैपेसिटी क्या हुआ है डिक्लाइन हुआ है एनी। और इसके अलावा जो होते हैं रेगुलर सप्लाई ऑफ द एनर्जी, जो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो भी कंटिन्यूअस बेसिस नहीं हो रहा है, इरेगुलर हो रहा है। कुछ आने की परमानेंट जो होता है इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ बेटर तरीके से काम नहीं कर रहा, खास करके आयरन स्टील इंडस्ट्री में। इसके अलावा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी की अबिसेंट अब बहुत ज़्यादा मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल नहीं करना भी हो सकता है। साथ में साथ हम ट्रांसपोर्टेशन भी एक बहुत अच्छी इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबिलिटी जो हो है उस रेशियो में नहीं है जिस रेशियो में हमारी जो है इस मार्केट का आयरन स्टील प्रोडक्शन की जो है डिमांड है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वाई द प्रोडक्शन ऑफ द कंजम्पशन स्टील कंसीडर एज इंडेक्स ऑफ द कंट्री इज ए डेवलपमेंट। क्यों कहा जाता है कि जो जो प्रोडक्शन है और कंजम्पशन है स्टील का, है ना, उससे जो होता है कंट्री का इंडेक्स जो होता है डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है जारी की जाती है। इसका मतलब जो कंट्री ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, ज़्यादा कंजप्शन कर रहा है, मोर कंजप्शन कर रहा है, वो कंट्री उतना ही क्या है फास्ट ग्रोइंग कंट्री है, उतना ही वो क्या है डेवलप नेशन की ओर इंक्रीज कर रहा है। आज की डेट में जो चाइना है, चाइना यानी कि चाइना जो होते हैं एक तरह से उसका जो प्रोडक्शन है वो भी पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है, और साथ ही साथ उसका कंजप्शन भी सबसे ज़्यादा है। इसके कारण ही कहा जाता है कि जो चाइना का इंडेक्स है वो डेवलपमेंट के रेट के रूप में क्या हो रहा है डे टू डे क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है ना। तो कुछ और पॉइंट देख लेते हैं इसमें। द स्टील प्रोडक्ट आर यूज्ड द रॉ मटेरियल इन द डिफरेंट इंडस्ट्री, है ना। डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए जो है रॉ मटेरियल चाहिए, चाहे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, रोड बनाना हो, है ना, तो उसके लिए भी आपको आयरन स्टील की आवश्यकता होता है। साथ में साथ आप कितना ज़्यादा मोर डेवलपमेंट कर रहे हैं, ऑन एवरेज अगर एनसीईआरटी को माने तो ऑन एवरेज जो होता है लगभग पूरे वर्ल्ड में जो होता है जो डेवलप नेशन है एवरेज जो है 200 है ना 208 होगा पर कैपिटा जो होता है आयरन स्टील का डिमांड होता है। इंडिया अप्रोक्सीमेट वेरी बिलो
बिलो दिस रेशियो अप्रोक्सीमेट लगभग में जो है 68 केजी पर कैपिटा है। इसका मतलब अभी भी बहुत ज़्यादा आपको जो है इन प्रोडक्शन करने की आवश्यकता है, नीड से साथ में साथ कंजप्शन करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, ताकि आपकी जो कंट्री है उतना ही फास्ट ग्रोइंग कंट्री बने, उतना ही डेवलप नेशन बने। इट इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्सपोर्ट, है ना। आप छोटी छोटे नेशन को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। साउथ एशिया में ही कई सारे नेशन है जिसको जो है अफ्रीका के अंतर्गत जो है आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्री में जो होते हैं आयरन स्टील की बहुत ज़्यादा डिमांड होते ही रहते हैं। तो आप एक बिजनेस के रूप में भी जो होते हैं, एक बिजनेस या ट्रेडर के रूप में जो भी आयरन स्टील का जो है पूरे वर्ल्ड में एक बहुत ज़्यादा कंजप्शन है, तो आप इस कंजप्शन को पूरा कर सकते हैं। और कब करिएगा? जब आपके पास प्रोडक्शन बहुत हाई क्वालिटी का हो। इट इज प्रोवाइड मशीनरी फॉर इंश्योरिंग द कंट्री द ग्रोथ। और देखो कि यही किसी भी देश का जो मशीन है, मशीनरी है, जो टेक्नोलॉजी है, इन इंश्योर करता है, कंट्री की ग्रोथ रेट को भी इंश्योर करने का काम करता है। और तो इससे क्या हो रहा है, आपकी प्रोडक्शन, कंजप्शन, आना फॉरेन एक्सचेंज भी आ सकता है, आना एक आप बिजनेस मॉडल डेवलप कर सकते हैं। छोटे छोटे नेशन को जो है आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और साथ में साथ अपने देश की भी डेवलपमेंट को जो होता है, आयरन स्टील किसी भी देश का, आने किसी भी कंट्री का वो क्या कहलाता है, बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द इंडेक्स ऑफ द नेशन कहलाता है। तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर है, व्हाई डू मोस्ट ऑफ द रूरल हाउस होल्डर स्टिल रिमेन्स डिपेंडेंट ऑन द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ द क्रेडिट, है ना। व्हाई डू मोस्ट ऑफ द रूलर ध्यान रखेंगे, रूरल हाउस होल्ड स्टिल रिमेन्स डिपेंड ऑन द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पर निर्भर करता है। द लिमिटेड एबिलिटी ऑफ द बैंक, आज भी रूरल एरिया में जो होता है बैंक का जो होता है बहुत लिमिटेड एबिलिटी होता है। दूसरा, द पीपल इन द रूरल एरिया फेस प्रॉब्लम्स फॉर रिगार्ड टू द डॉक्यूमेंटेशन का मतलब जो होते हैं, देखो बहुत सारे रूरल एरिया में जो होते हैं लिटरेसी रेट कम होता है, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर कर भी एक बहुत बड़ा इशू होता है। बैंक के द्वारा अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, जिसको लेकर के भी कई सारी परेशानियां होती हैं, है ना। उन लोगों के पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, तो उनके फॉर्म भी हो सकते हैं, है ना, रिजेक्ट हो जाते हैं कई बार, है ना। अब तो काफ़ी अवेयर हुआ है, प्रधानमंत्री जनधन जो हमारा बैंक अकाउंट खोलने का जो लक्ष्य था उसमें बहुत सारे इंक्लूसिव रेट के साथ जो है इसमें बहुत सारे रूरल एरिया, खास करके ऐसे सेक्शन सोसाइटी का जिनको जो है मुख्य धारा मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास किया गया है। उसमें सबसे बड़ा वीमेन का भी कंट्रीब्यूशन इसमें रखा गया है। जो हमारा फार्मर क्लास था और खास करके जो लेबर क्लास थे या जो मेन स्ट्रीम में बिगर सोसाइटी को भी जो होते हैं एक तरह से बैंक से जोड़ने का प्रयास किया गया है। अब्सेंस ऑफ द कोलेटरल इन ऑन द मेजर रीजन, देखो कि उनके पास गिरवी, कोलेटरल का मतलब होते हैं उनको कुछ जैसे लोन चाहिए, क्रेडिट चाहिए, लो, है ना, तो उनके पास कुछ कोलेटरल प्रॉपर्टी, है ना, प्रॉपर्टी को लेकर के मेजर इशू होता है, विच प्रिवेंट द पुअर क्लासेस, खास करके फॉर गेटिंग द बैंक लोन, उनको जो पुअर क्लासेस होता है उनको जो है बैंक लोन देने से मना कर देता है, क्योंकि उनके पास कोई कोलेटरल प्रॉपर्टी या कोलेटरल जो चीज़ें होती है, कुछ संपत्ति जो बहुमूल्य संपत्ति होती है उनके पास अब्सेंट होता है। द रूरल पीपल्स गेट इजी लोन्स, है ना, फ्रॉम द रिचर हाउस होल्डर थ्रू द इनफॉर्मल वे। अगर शहर के लोग होते हैं, है ना, रिच लोग होते हैं या हाउस होल्डर होते हैं, उनको जो होता है बहुत आसानी से लोन मिल जाते हैं, जबकि रूरल एरिया में भी जो रिच लोग हैं उनको बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो दिक्कत कहाँ आते हैं, जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, जो इनफॉर्मल सोर्स है या इनफॉर्मल जो सोसाइटी है, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जिनको ये सब परेशानियां आते हैं। तो यह हमारा कौन सा चैप्टर था, यह हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर आपने पढ़ाया है, जिसमें मनी एंड क्रेडिट से रिलेटेड था, उससे रिलेटेड प्रश्न था। नेक्स्ट, हाउ डू हेल्प हाउ डू सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SHG के फॉर्म में जानते हैं, ग्रुप इधर ब्रोवर टू द ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ द लैक ऑफ द कोलेटरल एक्सप्लेनेशन।
देखो कि ये भी इकोनॉमिक्स का ही आपका प्रश्न है, जो मनी एंड क्रेडिट से ही आपके प्रश्न बनाए गए हैं। द द पीपल कैन गेट टाइमली लोन फॉर द वेराइटी ऑफ द पर्पस एंड द रीजनेबल इंटरेस्ट के साथ उनको जो होते हैं आपको जो है रेट के साथ जो है आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। SHG are regular in the saving which can be the used in the मॉनेटरी हेल्प, एक दूसरे को जो होते हैं मॉनेटरी हेल्प, मौद्रिक एक दूसरे को हेल्प मिलता है। मेंबर कैन टेक स्मॉल लोन विदाउट एनी कोलेट्रल टू मीट देयर नीड्स, अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो होते हैं कुछ लोन भी ले सकते हैं, विदाउट एनी कोलेटरल प्रॉपर्टी के भी ये जो है लोन प्रोवाइड करवा सकते हैं या लोन ले सकते हैं अपने नामों से। ड्यू टू द टाइमली रीपेमेंट, अगर टाइमली रीपेमेंट करते हैं बैंक आल्सो लेंड द लोन इन द, किसको देते हैं, SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोवाइड करते हैं। तो कुछ इसके इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ही हम लोग इसी में जो है एक SHG ग्रुप के बारे में पढ़ना है, उसका डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। द ट्राइबल पीजेंट इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ द महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ द स्वराज एंड अदर वे ऑफ द पार्टिसिपेंट इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट डिफरेंटली जस्टिफाइड। देखिए, अगर हम ट्राइबल पीजेंट की बात करें तो एक स्लोगन मैं सुनाता हूं, जल जंगल और जमीन, इसका बहुत ही गहरा रिलेशन है किसके साथ, ट्राइबल पीपल्स के साथ। और जस्टिफाइड बहुत सारे मूवमेंट गांधी जी के आने इंडिया में एंट्री होने के पहले, यानी कि जो गांधी जी जब से मूवमेंट स्टार्ट किए थे उसके बिफोर और आफ्टर कई सारे सक्सेसफुल, मैं सक्सेसफुल की बात कर रहा हूं, सक्सेसफुल ट्राइबल मूवमेंट इंडिया में हो चुका था जो ट्राइबल पीपल के द्वारा किया गया था स्पेशली। और इसमें कुछ एग्जाम्पल्स है जिसको समझते हैं, जो आपके NCERT बुक में दिया हुआ है। नेशनलिज्म इन इंडिया में चैप्टर में आपने हिस्ट्री में पढ़े होंगे या मैं ऑलरेडी क्लास लिया हूं तो आप लोग बताया होगा। स्प्रेड ऑफ द मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट इन द गुडेम हिल इन द आंध्र प्रदेश, ये एक एग्जाम्पल्स है। मिलिटेंट गुरिल्ला वार मूवमेंट ऐसा होता है कि कई बार क्या होते हैं, गुरिल्ला वार के तहत जो होते हैं ट्राइबल जो होते हैं अपने मूवमेंट को करने में सक्सेस हो जाते थे। इन द आंध्र प्रदेश का एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। दे वेर अगेंस्ट द कॉलोनियल पॉलिसी, जो ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी था या कॉलोनियल मानसिकता थी, पॉलिसी था, मेंटलिटी थे, या उनके द्वारा जो रूल करने की जो पॉलिसी था उससे काफ़ी डिसएग्री रखते थे और उनके अगेंस्ट जो होते थे ये लोग काम करते थे, मूवमेंट करते थे। देयर द लाइवलीहुड वाज अफेक्टेड एंड देयर द ट्रेडिशनल राइट वेयर द डिनाइड, उनकी लाइवलीहुड, उनकी जो जीवन का जो तरीका है, हमने कहा जल जंगल जमीन उनसे गहरा नाता है, गहरा रिलेशन है। उनको जो है जैसे ही उनको जो है ट्रेडिशन उनकी लाइफ को इफेक्ट करता था तो अपने जो है मूवमेंट से भी पीछे नहीं हटते थे। कॉलोनियल मानसिकता के खिलाफ, मेंटेलिटी के खिलाफ, पॉलिसी के अगेंस्ट में जो होते थे वो अपनी जो है मूवमेंट शुरू कर देते थे। उनको डर भी नहीं लगता था। बहुत इंडिया में बहुत सक्सेसफुल रहा है, खास करके ट्राइबल मूवमेंट इंडिया में बहुत सारे हुए थे। देयर द लीडर, वहाँ पर जो है लीडर अलौरी सीताराम राजू वाज इंस्पायर्ड बाय द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से इंस्पायर्ड थे। परस्यूडेड द पीपल बियर द खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग, है ना, गिव अप बियर द खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग, है ना। इन्होंने जो होते हैं खादी पहनना भी शुरू कर दिए थे। और खास करके जो है इनके जो लीडर थे अलौरी सीताराम राजू, इंस्पायर्ड थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। परसुएड द पीपल टू बियर द खादी, और इसने लोगों को भी आह्वान किया था खादी पहनने के लिए। गिव अप द ड्रिंक, छोड़ने का भी आह्वान किए थे। ही वांटेड द लिबरेशन बाय द यूज ऑफ द फोर्स, है ना। वो चाहते थे कि लिबरेशन जो है अपना फोर्स लगा करके जो है लिबरेट हो जाए, स्वतंत्रता की प्राप्ति कर ले, स्वराज की प्राप्ति कर ले। द रिबेल्स अटैक द पुलिस स्टेशन, और वो उन्होंने कई बार जो होते हैं पुलिस स्टेशन पर भी अटैक किए। कैरिड आउट ऑन द गुरिल्ला वारफेयर फॉर द अचीव द स्वराज, अपनी स्वतंत्रता की प्राप्ति करने के लिए, स्वराज की प्राप्ति करने के लिए गुरिल्ला वार करते थे। और ये गुरिल्ला वार जो है पुलिस स्टेशन के ऊपर भी अटैक करते थे।
मेनी, इनके बहुत सारे जो है रिलेवेंट्स थे। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा 8वां नंबर है, एग्जामिन द रोल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेटिक कंट्री। देखो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो होता है वो जो होते हैं पॉलिटिकल पार्टी का जो होता है बहुत ही रोल होता है। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तब ऑलरेडी मैं जो है इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर, एक बार जा करके अवश्य देखें। तो सबसे पहले क्या है, पार्टी form and the run the government. Party play the decisive role making the policy of the country. The recruitment leader and the ट्रेंड्स देम, है ना, रिक्रूट करते हैं अपनी पार्टी लीडर को, है ना, एक्टिव मेंबर बनाने का काम करते हैं, है ना, कई सारे काम होते हैं, लोगों को अवेयर करने का काम करते हैं, है ना, जो होते हैं पॉलिसी बनाने का काम करते हैं। खास कर करके जहाँ पर जो होते हैं लोग अवेयर नहीं होते हैं, जहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत कम होते हैं, वहाँ पर भी जा करके जो होते हैं अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने का काम करते हैं, जिसके कारण लोगों में जो होते हैं एक तरह से क्या करें अवेयरनेस आने का काम करता है। पार्टी लूज द इलेक्शन फॉर्म द अपोजिशन, जब पार्टी जो होती है इलेक्शन लॉस कर जाते हैं तो अपोजिशन का रोल करते हैं, और गवर्नमेंट के एक्टिविटी को जो होते हैं आम पब्लिक से जो हु बहू करवाने का, हु बहू कराने का कोशिश करते हैं, उनको दिखाने कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट आपके लिए जो है अगेंस्ट में काम कर रहा, आपकी एक्टिविटी आपके साथ जो भी प्रॉमिस किया गया था उस प्रॉमिस को पूरा नहीं करता है। द पार्टी सेव द पब्लिक ओपिनियन, है ना, पब्लिक ओपिनियन को भी सेव करने का काम करता है। पार्टी प्रोवाइड द कॉमन मैन एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर ऑफ द स्कीम। पार्टी जो होती है प्रोवाइड करते हैं कॉमन एक्सेस अन एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी के बीच में एक तरह से लिंक करने का काम करते हैं, वेलफेयर स्कीम और गवर्नमेंट के बीच में लिंक करने का काम करते हैं, लोगों के जो राइट होते हैं या ग्रीवांसेस होते हैं उनको सुनने का भी काम करते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, डेमोक्रेसी इज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ऑन सपोर्ट इट्स सेल्फ एंड द आउटकम दैट इज कैन नॉट बी इग्नोर्ड द सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी इज एबिलिटी टू जनरेट ऑन द सपोर्ट इज इट सेल्फ आउटकम, है ना, दैट कैन नॉट बी द इग्नोर नहीं करता है। तो इसके सपोर्ट में आपको लिखना है, डेमोक्रेसी इंश्योर डिसीजन मेकिंग बिल बेस्ड ऑन द नॉर्म्स एंड प्रोसीजर। देखो डेमोक्रेसी के अंतर्गत डेमोक्रेसी में होते हैं जो डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस होता है, नॉर्म्स कुछ रूल्स बने होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना होता है। और अगर कहा जाए तो हर एक कंट्री का जो होता है एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और उस कंट्री का एक क्या होता है लॉ होता है, लॉ ऑफ द स्टेट होता है, जिसमें हर एक काम के लिए जो होता है इसमें रिटेन होता है, और रूल के अंतर्गत ही जो रूल होते हैं उसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो होता है डिसीजन लेने का काम करता है। एवरी सिटीजन हैव द राइट, प्रत्येक सिटीजन के पास राइट होता है, मीन्स एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ द डिसीजन मेकिंग। जो गवर्नमेंट की एक्टिविटी है उसके अगेंस्ट बोलने का भी अधिकार है। अगर गवर्नमेंट गलत करता है तो डेमोक्रेसी में जो है सबसे ब्यूटीफुल ये होता है कि डेमोक्रेसी इज आल्सो पार्ट ऑफ द टॉलरेंस। यहाँ पर अगर एक्सेप्टेंस है तो टॉलरेंस को भी आपको क्या किए जाते हैं, एक्सेप्ट किए जाते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर अकाउंटेबल होते हैं, लेजिस्टिमेट होते हैं, कानून के दायरे में चलते हैं। अकाउंटेबिलिटी का मतलब यहाँ जो होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम करते हैं। ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट होते हैं, हालांकि सभी चीज़ें का काफ़ी कमी होती है, है ना, बहुत सारे लैकनेस है, फिर भी डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। नेक्स्ट, द पीपल्स हैव द राइट टू चूज देयर द रूल्स, है ना, आपको सपोर्ट में लिखना है। तो सपोर्ट में अकाउंटेबल होता है, लेजिटिमेट होता है, ट्रांसपेरेंट होते हैं, है ना, डिजिटल होते हैं, सभी ई गवर्नेंस होते हैं, सारे पॉइंट लिख सकते हैं। द पीपल हैव टू राइट टू द चूज देयर देयर रूल, है ना, अपने रूलर को जो होता है चूज करने का राइट होता है। डेमोक्रेसी गिव इट्स सिटीजन द राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट फंक्शनिंग के बारे में आपको जानने का हक देता है, जिसमें से मेजर एक क्रांति हमने लाया है जिसका नाम है RTI, है ना, रेवोल्यूशन, राइट टू राइट टू इन्फॉर्मेशन के जरिए गवर्नमेंट के एक्टिविटी को भी जानने का प्रयास करते हैं, और एक तरह से ट्रांसपेरेंसी लाने, डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी लाने में एक मेजर रोल प्ले किया है। द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज टू द
इज द पीपल्स ऑन द गवर्नमेंट। लगभग में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है, लोगों का शासन है, पब्लिक का ही गवर्नमेंट होता है, पब्लिक ने ही इसको चुन करके रिप्रेजेंट करके जो होते हैं लेजिस्लेचर में भेजते हैं, पार्लियामेंट में भेजते हैं, और वो आपके लिए ही काम करने के लिए प्रयास करते हैं। इट इज टर्न बाय द पीपल्स, है ना, ये रन बाय द पीपल्स, है ना, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा, है ना, जनता 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 के द्वारा और जनता का प्रतिनिधि के द्वारा शासन किया गया ही डेमोक्रेसी कहलाता है, रन बाय द पीपल्स। आपकी ग्रीवांसें सुनी जाती है, आपके लिए वेलफेयर के लिए स्कीम बनाई जाती है। ऑलरेडी आउटकम ऑफ द डेमोक्रेसी में ये चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देर इज एन overwhelming the support for the idea of the democracy in the South Asia, है ना, सपोर्ट द स्टेटमेंट, कुछ ऐसे स्टेटमेंट एग्जांपल्स देना है जो आपको इसके में सपोर्ट में बोलना है, डेमोक्रेसी की साउथ एशिया के सपोर्ट में बोलना है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ पीपल्स ऑन द गवर्नमेंट, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द कंट्री फ्रॉम द साउथ एशिया वांट द डेमोक्रेटिक राइट फॉर द पीपल्स। बहुत सारे जो भी कंट्री होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, अपने नागरिकों को जो होते हैं कुछ राइट प्रोवाइड करते हैं, डेमोक्रेटिक राइट होती है उनके पास, उसको एक दूसरे टर्म में कहें तो उसको फंडामेंटल राइट के रूप में भी जानते हैं, मौलिक अधिकार के रूप में जानते हैं। द कंट्री वांटेड टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव देमसेल्फ, और जो भी सिटीजन होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो है रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव खुद करते हैं। डेमोक्रेसी प्रोवाइड द डिग्निटी एंड द फ्रीडम ऑफ द सिटीजन, लोगों की जो डिग्निटी होती है, फ्रीडम होती है, उनको सपोर्ट करते हैं, और हम सभी का जो होते हैं डिग्निटी और फ्रीडम जो होता है वो डेमोक्रेसी में इंश्योर होता है। डेमोक्रेसी एकोमोडेटेड द सोशल डाइवर्सिटी। देखो सोशल जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग जो सोशल हम डाइवर्सिटी देखते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ, है ना, रिलीजन, है ना, ज्योग्राफी, या क्या कह सकते हैं जेंडर या कास्ट के आधार पर जो सोशल जो डाइवर्सिटी दिखता है उसको भी क्या करता है डेमोक्रेसी में एकोमोडेशन किया जाता है। एकोमोडेशन कर करके सबके लिए जो है काम करने का प्रयास किया जाता है डेमोक्रेसी के, इंक्लूडिंग सभी पैरामीटर्स हैं। द डेमोक्रेसी इज ए बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ द डिसीजन एंड द नेगोशिएशन। डेमोक्रेसी जो होता है वो किस पर बेस्ड होता है, डिस्कशन पर बेस्ड होता है, नेगोशिएशन पर बेस्ड होता है, और सबका साथ सबका विकास पर बेस्ड होता है डेमोक्रेसी। फॉर एग्जांपल्स इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, आना श्रीलंका, पाकिस्तान, ये कुछ कंट्री का नाम है जो साउथ आने की साउथ एशियन कंट्री है। हालांकि पाकिस्तान जो है इस यहाँ पर बहुत ज़्यादा, है ना, सोशल एक तरह से क्या कर सकते हैं पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होता है, फिर भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं बांग्लादेश लिख सकते हैं, म्यांमार लिख सकते हैं, ये सभी कंट्री का नाम लिख सकते हैं, है ना, जो हमारे पड़ोसी भी है और साथ में साथ जो होता है साउथ एशिया में ही आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर 10 हमारा है, एग्जामिन द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टिमुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। ये चैप्टर हमारा जो है इकोनॉमिक्स का चैप्टर है जिसमें हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, है ना, ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। हमने कहा था ग्लोबलाइजेशन एक आइडिया है ना, एक प्रोग्रेसिव या लिबरलाइजेशन जो हुआ है उसका एक पैरामीटर्स है जिसमें कई पैरामीटर्स पे काम किए जाते हैं। जैसे ओपन द मार्केट पे काम किया जाता है, ओपन द मार्केट यानी हर एक कंट्री को जो होता है अपना मार्केट क्या करना पड़ता है, ओपन करना पड़ता है। फॉरेन इन्वेस्टर के लिए ओपन करना पड़ता है, फॉरेन कंट्री के लिए ओपन करना पड़ता है, ट्रेडर के लिए ओपन करना पड़ता है। यहाँ तक कि बहुत सारे कंट्री में आजकल फ्री ट्रेड का भी फॉर्मूला चल रहा है। ग्लोबलाइजेशन में फ्री ट्रेड की बात कर रहे हैं, दैट मीन दो कंट्री के बीच में जो बाउंड्री था वो बाउंड्री आज के डेट में क्या हो रहा है, नेग्लिजिबल हो रहा है, जिसपे आने की बहुत सारे निगलिजिबल होता जा रहा है। खास करके इसकी क्रांति जो हो, रिवोल्यूशन जो आया है आईटी सेक्टर आने के कारण, आईटी सेक्टर होने के कारण का हम मतलब क्या हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आने के कारण, कम्युनिकेशन होने के कारण, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था सिस्टम बेटर होने के कारण, चाहे वाटरवे की बात करें, एयरवे की बात करें, जिसके कारण क्या आया है, इसमें बहुत सारे फैक्टर आए हैं जिसके कारण आज पूरे वर्ल्ड क्या हो चुका है, ग्लोबलाइज्ड हो चुका है। क्या क्या कारण रहा है, टेक्नोलॉजी हैज़ बिन द चेंजिंग द रैपिडली, और जिसके कारण टेक्नोलॉजी आने के कारण, है ना, आजकल 5G का भी
लॉन्च चल रहा है ना जी, 5G इंडिया में भी आने वाला है ना। बजट में ही इसके लिए प्रोविजन रखा गया है, पैसे इन्वेस्टमेंट करने की बात किया गया, 5G की बात किया गया। तो इससे टेक्नोलॉजी आने के कारण क्या हुआ है, रैपिडली इसका ग्रोथ हुआ है। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी, टेलीग्राफ की बात करें, टेलीफोन की बात करें, इंक्लूडिंग मोबाइल की बात करें, है ना, सोशल मीडिया की बात करें, फेसबुक की बात करें, व्हाट्सएप की बात करें, या हम कह सकते हैं कि हमारा जो इंस्टाग्राम की बात करें, ट्विटर की बात करें, जिसके कारण क्या हो चुका है, पूरा वर्ल्ड क्या हो चुका है, ग्लोबलाइज हो चुका है टेक्नोलॉजी आने के कारण। हेल्प टू कम्युनिकेट टू रिमोट, यहाँ रिमोट एरिया छोड़ो, एक देश से दूसरे देश भी बात कर सकता है ना। यहाँ से आप न्यूजीलैंड के लोगों से बात कर सकते हैं, अमेरिका के लोगों से बात कर सकते हैं, वहाँ से सुन सकते हैं। तो जिसके कारण क्या हो चुका है, ग्लोबलाइज्ड हो चुका है। डेवलपमेंट ऑफ द सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस, बहुत सारे जो हम कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, डिवाइसेस आ चुके हैं। कंप्यूटर हैव नाउ द इंटर ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ द एक्टिविटी, आज के डेट में सब कुछ डिजिटल हो चुका है, करेंसी डिजिटल हो चुके हैं, है ना। करेंसी जो रुपया आपके पॉकेट में है वो करेंसी डिजिटल हो चुके हैं, और इस पर फोकस भी किए जा रहे हैं। बजट में भी ये प्रोविजन रखा गया कल, है ना, 2-3 दिन पहले जो बजट पास हुआ उसमें प्रोविजन रखा गया है कि अब जो आरबीआई जो है भी जो है अपना जो है डिजिटल करेंसी, है ना, इशू करेगी। तो बहुत सारी क्रांति आया। वन वन कैन बी ऑप्टेन शेयर द इंफॉर्मेशन, है ना, आप सभी को शेयर कर सकते हैं, कहाँ पर, इंटरनेट पे कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ईमेल आ गया है ना, ईमेल जिसको कहते हैं। एंड टॉक टॉक वॉइस, है ना, टॉक टॉक वॉइस मेल आ चुका है अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। नेग्लिजिबल ऑफ द कॉस्ट, बहुत लॉस कॉस्ट में जो है आप ये सारी काम कर सकते हैं, जिसका प्राइस भी नहीं के बराबर देना होगा, और ये सारे एक्टिविटी आप कर सकते हैं। डेटा रिचार्ज कीजिए, सारा काम एक्टिविटी कीजिए, है ना। He play a major role the spreading the production services across the country, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के जो होते हैं सर्विसेज लेने में, है ना, सर्विसेज लेने में, खास करके आप गुड्स बेचने में, प्रोडक्शन करने में, कस्टमर केयर को डील करने में, या जितने भी इस तरह की एक्टिविटी है ट्रेड से रिलेटेड, है ना, ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड, वो सभी में क्या हो चुका है, रिलेवेंट हो चुका है। तो आज की डेट में पूरा वर्ल्ड क्या हो चुका है, ग्लोबलाइज्ड हो चुका है। और एक चैप्टर ऑलरेडी हम इकोनॉमिक्स में कवर कर चुके हैं, इकोनॉमिक्स में ग्लोबलाइजेशन चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा है एक्सेस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द इंडिया एंड इट्स पीपल, भारत के लोग के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का असर क्या हुआ। तो जब भारत भी क्या है, पूरे वर्ल्ड में ही आता है भाई, है ना। तो जब इंडिया पूरे वर्ल्ड में है ना, तो भारत के लोगों के ऊपर भी इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना, इम्पैक्ट पड़ेगा। और जिसके कारण इंडिया में तो कुछ ज़्यादा ही इम्पैक्ट पड़ा है ना, हर सेक्टर में इम्पैक्ट पड़ा है। तो ग्लोबलाइजेशन हैज ए रिजल्टेड इन द मोर चॉइस फॉर द कंज्यूमर के पास जो होता है मोर चॉइस होता है। आज आपके पास जो होते हैं ग्लोबलाइजेशन के कारण मोर चॉइस होता है। आपको मान लीजिए आपको, है ना, क्लॉथ लेना है, तो इंडियन पर कैपिटा इनकम बढ़ाने में भी हेल्प किए हैं, है ना। कुछ लोगों को हेल्प किया है डाइवर्सिटी की, है ना, ग्लोबलाइजेशन के कारण कई सारे इम्पैक्ट हुआ है। अमीरी की ओर भी बढ़ा है, और गरीबी की ओर भी बढ़ा है। उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, इसके सपोर्ट में आपको पॉइंट लिखना है, इम्पैक्ट के रूप में लिखना है, ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। दिस इज इम्प्रूव्ड द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग, है ना, और पीपल्स। MNC multinational company has increased their investment in the industry such as sale and the phones, automobiles, electronics, गुड्स हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, ये सभी MNC के कारण क्या है, मार्केट में अवेलेबल है, इजीली इंडिया में अवेलेबल है, इंडियन पीपल के लिए अवेलेबल है। आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़ोन है ना, अलग अलग देशों का फ़ोन आपके पास अवेलेबल है, अलग अलग सॉफ्ट ड्रिंक्स अलग अलग देशों का अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक गजेट आपके लिए अवेलेबल है, ऑटोमोबाइल्स अलग अलग देशों का जो है, एक ग्लोबलाइजेशन के कारण, MNC आने के कारण, यानी मल्टीनेशनल कंपनियां के आने के कारण जो होते हैं मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, इंडियन पीपल के लिए भी और इंडियन पीपल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। न्यू जॉब बी क्रिएटेड, न्यू टाइप्स ऑफ जॉब, जिसको आज के डेट में कस्टम क्या कर सकते हैं, कॉल सेंटर, नाम सुने होंगे कॉल सेंटर, है ना, न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ द जॉब भी प्रोवाइड कर रहा है। सम लोकल कंपनीज दैट इज सप्लाई द रॉ मटेरियल टू द MNC, कुछ लोकल जो कंपनियां होती हैं वो क्या करता है, MNC के लिए रॉ मटेरियल भी सप्लाई करने का काम करते हैं, और उनके लिए क्या है, बेनिफिटेड है। सम लोकल कंपनीज हैव
have been the able to invest the न्यूअर टेक्नोलॉजी एंड द प्रोडक्शन मेथड। देखो कुछ लोकल जो कंपनी होते हैं, कुछ लोकल कंपनी जो होते हैं, है ना, नए नए टेक्नोलॉजी के साथ, नए नए प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ मार्केट में उतर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए मार्केट में जो होते हैं न्यू टेक्नोलॉजी के साथ साथ प्रोडक्शन करने की जो मशीन है, मशीनरी जो है, प्रोडक्शन मेथड जो है, वो डिफरेंट, उनको डिफरेंट आइडिया के साथ ग्लोबलाइजेशन के कारण मिल रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज enabled some large companies such as Tata Motors, है ना, इन्फोसिस, टू इमर्ज द मल्टीनेशनल कंपनियां। भारत का भी जो होते हैं बहुत सारी कंपनियों को जो है एमएनसी बनने में हेल्प मिला है ग्लोबलाइजेशन के कारण। आपका एसबीआई बैंक जी, है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम सुने होंगे, आज की डेट में क्या है, एमएनसी बैंक कहलाता है, मल्टीनेशनल बैंक कहलाता है। जब एक देश का, है ना, एक देश का जब कंपनी जब दूसरे देश में भी ब्रांच खोलना शुरू कर दे, है ना, मोर देन 1 and 2 कंट्री में ब्रांच खोलना शुरू कर दे, तो ऐसे ऐसे बैंक को, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं, एमएनसी कहते हैं। अब कंपनी प्रोवाइड द सर्विसेज हैव आल्सो बेनिफिटेड बाय द ग्लोबलाइजेशन, इसके लिए भी बेनिफिट है। फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर्स लॉ, यानी लेबर्स लॉ में क्या करना पड़ा है, बहुत सारे फ्लेक्सिबिलिटी करना पड़ा है, चेंज करना पड़ा है। एक्सपेंशन ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, है ना, एक्सपेंशन करना पड़ा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को एक्सपेंशन करने में भी हेल्प मिला है। स्टीप कंपटीशन टू द लोकल प्रोड्यूसर, जो लोकल जो मार्केट में लोग हैं या लोकल जो कंपनियां हैं, लोकल जो ग्रुप्स हैं, उनको भी जो है मार्केट में जो होते हैं कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। लोकल प्रोड्यूसर को भी एक मार्केट में, हमारी सब्जी ही, है ना, सब्जी का ठेला नहीं लगाते थे, सब्जी का मार्केट ही आप करते थे, लेकिन आप मार्केट में जो होते हैं, है ना, अलग अलग एमएनसी कंपनी आकर के भी जो है सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं। वो भी अपना जो होता है ना, जैसे आटा ही है ना, आटा आपका इंडियन मार्केट का भी अवेलेबल है, आटा यहाँ पर विदेशी मार्केट का भी जो है आटा आपके मार्केट में अवेलेबल है। अब लोगों के पास राइट टू चॉइस है कि वो किस कंपनी का खरीदना चाहते हैं। उनकी जो पर कैपिटा इनकम है या अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्स है, या उनको पास कहें कि उनकी जो इनकम का कैपेसिटी है, उनके ऊपर निर्भर करता है, उनकी चॉइस पर निर्भर करता है कि क्या लेना पसंद करते हैं। आपके पास मार्केट में सभी कुछ अवेलेबल है। रीड द पैसेज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने वाला हूं कि आपके पास दो इसमें जो है रीडिंग पैसेज भी रहेगा, और उस पैसेज पैराग्राफ को पढ़ करके आप उसका आंसर दे सकते हैं। और ये पैराग्राफ में जो होते हैं 4 नंबर को दिया गया है, ये 4 नंबर का आपका प्रश्न है ना, जिसमें आप पैराग्राफ से भी जो इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्या है पैराग्राफ बनते हैं, पढ़ते हैं सबसे पहले। इट इज सेड टू पैसिव रेजिस्टेंस, है ना, पैसिव रेजिस्टेंस, that is weapon of the weaker, but the power which is a subject of this article can be used only by the strong. This is a power is not passive resistance. Indeed it calls for intensive activity. The movement in the South Africa was not passive but active. Satyagraha is not फिजिकल फोर्स। सत्याग्रह, देखो दिस इज ए पैसेज, ये पैसेज जो होता है ना, हमारा पैसिव रेसिस्टेंस और सत्याग्रह में डिफरेंस बताया गया है। अब इसी के आधार पर जो होते हैं इसका प्रश्न आगे आपको जो है लिखना है। सत्याग्रह इज नॉट फिजिकल फोर्स, ए सत्याग्रही डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन ऑन द एडवर्सरी, सामने वाले को कुछ हार्म नहीं करता है, उसको पेन नहीं देता है। ही डज नॉट सिक इन द डिस्ट्रक्शन, आना वो डिस्ट्रक्शन भी नहीं करता है। इन दिस यूज द सत्याग्रह देर इज नो इल विल वट इवर, है ना, इधर उधर का कुछ भी नहीं करता है। सत्याग्रह इज ए प्योर सोल फोर्स। ट्रूथ इज ए very substance of the soul. That is why this force is called satyagraha. The soul of is informed with the knowledge in it burn the flame of love. Non-violence is a supreme dharma. It is a certain that India cannot revival Britain or Europe in the force of arms. The British worship the war good, and war good, and they can also they become as they are becoming
bearer and the arms and the hundred of the millions in the Indian can never carry arms. They can made the religion of non-violence their own. वाई गांधी, अब प्रश्न उठता है वाई गांधी जी कंसीडर द नॉन वायलेंस। ऑलरेडी हम इसमें पढ़ चुका है ना, सुप्रीम धर्मा के बारे में। गांधी अडॉप्ट नॉन वायलेंस है ना फिलोसफी एंड द आइडिया ऑफ द लाइफ। अकॉर्डिंग टू द फिलोसफी ऑफ द नॉन वायलेंस इज नॉट द वीपन ऑफ द वीकर सेक्शन या वीक, इट इज ए वीपन ऑफ द स्ट्रॉन्ग विच कैन बी द ट्राइड बाई द ऑल। वो सबके बारे में सोचता है और सबके बारे में करता है। हाउ वाज गांधी सत्याग्रह टेकन बाई द पीपल्स हु बिलीव्ड इन हिज फिलोसफी। उसे बिलीव क्यों करते हैं। सत्याग्रह डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन एंड एडवर्सरी आने सामने वाले को। ही डज नॉट सीक हिज द डिस्ट्रक्शन इन द यूज ऑफ द सत्याग्रह। देयर इज नो इल एंड विल। वो इधर का उधर मत करता है ना, दूसरे को पेन नहीं देता है, खुद पेन ले सकता है। सामने एक सत्ता, असली सत्य, रियल सत्याग्रह का यही रूल होता है। वाई वाज गांधीयन सत्याग्रह कंसिडर एज नोबल वे ऑफ द रजिस्ट इनजस्टिस के लिए जो होते हैं नोबल थे। वन कुड बी बीन बैटल थ्रू द नॉन वायलेंस से भी बीन किए। दिस कुड बी डन बाय द अपीलिंग द कॉन्शियसनेस ऑफ द oppressors है ना। peoples including the oppressors had be the persuaded to see the truth instead of the being the force to accept the truth through the use of the violence in many relevant है। और ऑलरेडी जो है सत्याग्रह क्या होता है ऑलरेडी आपका रिलेवेंट दिया हुआ है। इससे जो भी आपको लगता है 3-4 पॉइंट बना करके जो है आप बहुत आसानी से इसके प्रश्न को सोल्व करके लिख सकते हैं। सेकेंड पैसेज है हमारा है ना, इसको आप खुद ही पढ़िएगा। हम लोग डायरेक्ट इसके प्रश्न को देखते हैं। क्या है। एग्जामिन द रोल ऑफ द इंडियन पोस्टल नेटवर्क। इंडियन पोस्टल नेटवर्क को एग्जामिन करना है ना। तो एग्जामिन करके ऑलरेडी ग्राफ में दिया हुआ है इसका आंसर। इससे आप पढ़ करके इंडियन पोस्टल नेटवर्क के बारे में लिख सकते हैं। तो क्या क्या लिख सकते हैं है ना। इट हेल्प द कंट्री इंगेज इन द कम्युनिकेशन द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करता है। इट इज प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटी लाइक द स्पीड पोस्ट, बिजनेस पोस्ट, रजिस्टर, ऑर्डिनरी पोस्ट। इसके अलावा क्या क्या कर सकता है इंडियन, क्या क्या करते हैं उसको ऑलरेडी दिया हुआ है ना। हमारे पास ये ऑलरेडी दिया हुआ बुक पैकेट करता है, रजिस्ट्री करता है, न्यूज़पेपर करता है, प्रोडिकली करता है ना, सरफेस मेल करता है, लैंड एंड ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है। आजकल तो है आपका जो है ना ये जो इंडियन पोस्टल नेटवर्क जो होता है बैंक का भी काम करना शुरू कर दिया, इंश्योरेंस का काम करता है, पेंशन का भी काम करता है। तो ये सब पॉइंट आप वहाँ ऊपर से खोज करके लिख सकते हैं। द डिफरेंशिएट बिटवीन द मास कम्युनिकेशन एंड द पर्सनल कम्युनिकेशन। ऑलरेडी डिफरेंस दिया हुआ है आप मास कम्युनिकेशन है ना, ये ऑलरेडी मास कम्युनिकेशन आपका दिया हुआ है और पर्सनल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंसेस है। फिर भी एक डिफरेंसेस को हम लोग देख लेते हैं। मास कम्युनिकेशन इन द मीडियम विच प्रोवाइड द इंटरमेंट एज वेल एज क्रिएट द awareness among the masses. It is include the radio, television, newspaper, magazine, book and the film. Whereas personal communication is with two person, दो पर्सन के बीच में होते हैं, वो पर्सनल कम्युनिकेशन कहलाते हैं। एनालाइज द सिग्निफिकेंट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द फॉर द नेशन के लिए जरूरी क्यों है ना। ऑलरेडी ज्योग्राफी में लाइफलाइन में हम पढ़ चुके हैं। दिस इज अ एज है ना, एज ऑफ द कम्युनिकेशन यूजिंग द टेलीफोन है ना, टेलीफोन यूज कर सकते हैं है ना। टेलीफोन हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है, फिल्म हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है। द इवन द बुक, मैगजीन, न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन। ये भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव्स कनेक्टेड इन द वर्ल्ड क्लोजर। ये क्लोजर करता है, पूरे वर्ल्ड को जो है क्लोज करने का काम करता है, पास लाने का काम करता है। इट इज सोर्स ऑफ द इंटरमेंट एंड द नॉलेज है ना। ये आइडिया का होता है, पावर का होता है, हमें बहुत सारे नॉलेज देता है ना। ये कर सकते हैं आप लोग बहुत आसानी से, लाइफलाइन से आप पढ़ करके चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है ना, ये मैप से रिलेटेड प्रश्न है जहां पर आपको जो है इस मैप में जो है शो करना है। सबसे पहले हम देखते हैं है ना, द पॉलिटिकल मैप में दिया हुआ है, इंडिया का पॉलिटिकल मैप दिया हुआ है। विद द हेल्प ऑफ द इन्फॉर्मेशन ए प्लेस वेयर द नॉन कॉपरेशन इज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू द वायलेंस ऑफ द चोरा चोरी है ना। यूपी में चोरा चोरी हुआ था है ना, वहाँ पर जो है इसके कारण जो हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या करना पड़ा था, गांधी जी को ड्रॉबैक्स वापस लेना पड़ा था।
On the on the same given map of the locate the नामरूप थर्मल पावर प्लांट या नोएडा सॉफ्टवेयर है ना टेक्नोलॉजी पार्क। और सेकेंड हमारा है राजा सन्यासी श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आप शो कर सकते हैं उसको जी, है ना, बहुत आसानी से कर सकते हैं। है ना, देखो कि हमारा चौरा चोरी है ना कहाँ हुआ था, यूपी में गोरखपुर के पास हुआ था। है ना, नोएडा दिल्ली के पास ही नोएडा है, हालांकि ये भी यूपी में है। जो नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, राजा सन्यासी श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये अमृतसर में है। जबकि नामरूप थर्मल पावर प्लांट ये जो हमारा है कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। नॉर्थ ईस्ट स्टेट का मतलब हमारे यहाँ असम में है। तो ये इंडिया का मैप था। अब कुछ पॉइंट और भी है, लास्ट प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। इसमें कुछ और भी प्रश्न दिए गए हैं। कहता नेम द स्टेट वेयर द सेशन ऑफ द इंडियन कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1927। है ना, 1927 में जो होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है कहाँ पर कॉन्फ्रेंस किया हुआ था, सेशन कहाँ हुआ था, तो मद्रास में हुआ था। सेकेंड पॉइंट है नेम ऑफ द स्टेट वेयर द नामरूप थर्मल पावर इज लोकेटेड। अभी बताया है कहाँ है, असम में है। नेम ऑफ द स्टेट वेयर द नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इज लोकेटेड, कहाँ बताए हैं, उत्तर प्रदेश यूपी में है ना, दिल्ली के पास लगा हुआ है, नोएडा सॉफ्टवेयर पार्क है। नेम ऑफ द सिटी वेयर द राजा सन्यासी श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना लोकेटेड कहाँ है, अमृतसर है। तो इसके साथ ही जो है हम लोग आज बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन किए। इस इंपॉर्टेंट डिस्कशन में जो होते हैं सोशल साइंस का कोड नंबर 87 का हमने सारे प्रश्न को देखने का प्रयास किए। थैंक यू वॉचिंग वीडियो, टेक केयर। है ना, चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर।